हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मंडे जो है केमिस्ट्री टेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन को। ओके, तो मैं हल्का सा आपको टच करके बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है इसको। वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको, फिर भी इसे थोड़ा सा एक हल्का सा मैं रिविज़न करवा देती हूँ ताकि आपको ईजी जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, सो पहले तो हम देखेंगे कि चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हैं आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, उस चैप्टर के नाम से। ओके, सो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज़ सॉल्यूशन। ओके, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये सब भी पढ़ेंगे आप लोग। आएगा नहीं टेस्ट में क्योंकि ये तो 9th-10th का है, बट आपको पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमेशा बेसिक से पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से अच्छा है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें। ओके, सो पहले सॉल्यूशन क्या होता है हमने देख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ओके, अगर किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में जनरली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगला जो टर्म आता है इस चैप्टर में दैट इज़ कंसंट्रेशन। क्या होता है? ओके, सो क्या होता है कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। है ना, कंसंट्रेशन से पता चलता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन बताने के, है ना। जैसे कि मोलैरिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। अलग अलग तरीके हैं, तो आप लोगों को हर एक तरीका पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम 11th में पूरा ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। एक आध बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है कि मोलैरिटी फाइंड करो, नॉर्मेलिटी फाइंड करो। सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा के आता है, पर बेसिक जो फंडा है वो तो सेम ही रहेगा। आपको यही फॉर्मूले यूज़ करके मोलैलिटी निकालने हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी का क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखेंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है हमेशा लीटर में पुट करेंगे, है ना। बार बार बोलने के बाद भी आप लोग सेम मिस्टेक दोहराते हैं, लीटर को मिलीलीटर में चेंज नहीं करते, ml को लीटर में चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जब भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या क्या यूज़ हो रही हैं। ओके, सो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो जब भी मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आएगा, आपका मेन एम क्या रहेगा कि आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको उस तरीके से काम करना है, उस डायरेक्शन में काम करना है। ओके, मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम रख रहे हैं या किसका मास रख रहे हैं? सॉल्वेंट का मास रख रहे हैं इन किलोग्राम। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अभी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूट तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अलग से फिर एक फॉर्मूला यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर बेस दिया है तो मॉलिक्यूलर मास को हम किससे डिवाइड करेंगे? एसिडिटी ऑफ बेस से। जैसे कि NaOH क्या है? बेस है। अब इस बेस की एसिडिटी क्या है? मतलब इसको अगर आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है NaOH को, तो कितना अमाउंट में आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए रहेगा? तो आप देखोगे इसको जब आप आयनाइज करोगे तो यू कैन सी कि इसमें कितने हैं? 1 हाइड्रोक्सिल आयन है, मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन चाहिए। इसको क्या करना है आपको? बैलेंस करने के लिए 1 ही हाइड्रोजन आयन चाहिए रहेगा। एक NaOH के लिए 1 हाइड्रोजन आयन चाहिए रहेगा। तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो गई? 1।
वैसे HCl है, HCl को आयनाइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक H+ आयन। तो इसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस कितना चाहिए, एक OH- आयन चाहिए। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1, इसकी 1। अब इसका देखते हैं Na2SO4, ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। तो चलो इसको आयनाइज करो, क्या हो जाएगा 2Na+SO4 2- आयन मिलेगा हमको। तो देखो इसमें कितने प्लस आयन है, 2, क्योंकि 2 सोडियम है, 2 सोडियम आयन है, तो 2 सोडियम आयन के 2 पॉजिटिव आयन। वैसे ही सल्फेट जो है उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2, ठीक है। तो जब आप उसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे Na2SO4 का, तो क्या निकालोगे, पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है सोडियम, ठीक है, इसका कितना होता है 23 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूट आपके क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे तो फाइनली नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला, ये सब समझ में आया कि कैसे करना है, कैसे निकालना है इक्विवेलेंट मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, कुछ भी आप रखो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन समझिए, देखो यहाँ कितने पॉजिटिव आयन है, 1, यहाँ कितने पॉजिटिव आयन है, 1, यहाँ कितने हैं, 2। इसको चलो करते हैं, ये क्या हो जाएगा Al3+ और कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो अब देखो इसमें कितने पॉजिटिव आयन है, एक एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव आयन है, 2 एल्यूमिनियम में कितने होंगे, 6। तो इसमें हम क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 डिवाइड बाय 6। समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। और अभी जो टेस्ट होगा या एग्ज़ाम आता है जनरली उसमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ही पूछता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं नॉर्मेलिटी निकालने में, है ना। पहले तो फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला में ये निकालने के लिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालने के लिए पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स, ओके। तो ये याद रखिए किस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप लोग फॉर्मूला याद करने में वेरी पुअर, यू पीपल आर वेरी पुअर। बार बार उसको सामने लिख के रखो, बार बार यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजी है ये सब चीज़ें, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर से आएगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, वो है जैसे अगर दिया हुआ है 25% बाई मास, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसे दिया हुआ है 25% बाई मास ऑफ HCl, ठीक है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम HCl जो है वो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 25 ग्राम HCl 100 ग्राम के सॉल्यूशन में है। तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वाटर का मास कितना हो जाएगा इस केस में, 100 - 25 = 75 ग्राम। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25% बाय मास ऑफ HCl का मतलब क्या है, 25 ग्राम HCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम का है, सॉल्यूट 25 ग्राम का हो गया, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 75 ग्राम का। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी टेस्ट में भी आएंगे और एग्ज़ाम में भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे एक बार और आप कंसल्ट कर सकते हो, ओके। तब तक इसको नोट डाउन कर लो। Okay, so let's solve one numerical related to normality. Calculate the normality of solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid in 1250 ml of solution. Okay, so आपको दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये दो चीज़ें दी हुई है आपको, ठीक है। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
सो पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट इसमें क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या दिया हुआ है वो, 31.5 ग्राम। ओके, उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1250 ml। ml को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो इट विल बी 1.250 लीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। और हमारा ऑक्जेलिक एसिड कैसा है, हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड है इसलिए इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, उसका फॉर्मूला है ये। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ठीक है, निकालोगे इसका मास तो आता है ये 126 ग्राम। ठीक है, निकालना आ जाएगा ना, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1। सिमिलरली यहाँ भी पुट करोगे, वाटर का 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। ऐसा पूरा करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा 126 ग्राम। तो अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वैल्यू पुट करो, क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास कितना है 126। अब इसकी आप निकालो, बेसिसिटी निकालो, इसमें कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है ये निकालना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे इसके। तो कितना हो जाएगा इसका, बेसिसिटी हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 63 ग्राम। ठीक है, तो हमको पता चल गया इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सो आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ठीक है। सो क्या है, मास कितना है 31.5, इक्विवेलेंट मास कितना आया 63। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है ये 0.5। ओके, यहाँ पुट कर दो, नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, फिर ये आया 0.5 और ये आया 1.250। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 नॉर्मल। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, यही फॉर्मूले हैं, इसी में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो है सॉल्यूट है, तो उसका हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। सॉल्यूट की जगह आप ऑक्जेलिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी निकाला। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन्स है ना, इस एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 63 आ गया हमारा इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास कितना दिया हुआ ऑक्जेलिक एसिड का 31.5, इक्विवेलेंट मास कितना निकाला हमने 63, तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.4 नॉर्मल। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएंगे, अब यही मत कर लेना, पर जो मास बाय मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, उससे आपको नॉर्मेलिटी मोलैलिटी निकालना है, तो वो सब करेंगे आप अच्छे से। ओके, तो उसको नोट कर लो, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आती है सॉल्युबिलिटी। ओके, 1 मिनट। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, किसी भी सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल सकते हो। ओके, जैसे अगर हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास वाटर है और इसमें आप मैक्सिमम 20 ग्राम ही शुगर डिज़ोल्व कर सकते हो,
तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी शुगर की 20 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। सो पहला जो टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ओके। अगर हम लिक्विड को में अगर सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, हम लिक्विड एक सॉल्वेंट लेते हैं उसमें सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये सब हमने पढ़ा था। तो ये सब आप पूरा बुक में मैंने आपको नोट्स दिया था, उससे पढ़ लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में वो किस पे डिपेंड करती है। तो आप देखोगे कि ये जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, है ना, उस पर CO2 गैस रहती है, डिज़ोल्व रहती है उस कोल्ड ड्रिंक में। तो वो कैसे डिज़ोल्व रहती है, बहुत ही हाई प्रेशर, है ना, उसका ढक्कन जैसे आप ओपन करते हो प्रेशर कम होता है तो गैस क्या हो जाती है, CO2 गैस उड़ जाती है। आपको आवाज़ आती होगी, है ना, एक आवाज़ आती है जब आप ओपन करते हो उसका कैप किसी भी कोल्ड ड्रिंक का। क्यों ऐसे आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें जो गैस डिज़ोल्व है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, तो वो स्केप कर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के, है ना, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसेस की लिक्विड में बढ़ती जाती है, और प्रेशर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर, अगर आप लिक्विड को ठंडा करके गैस डिज़ोल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा होगी, ठीक है। पर अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। आप इसका एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक से ही दे सकते हो। जब कोल्ड ड्रिंक ठंडा रहते हैं तो उसमें CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, पर जैसे जैसे CO2 जो है जैसे ही वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, आप उसको बाहर रखते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो CO2 जो है गैस वो स्केप कर जाती है और वो सिर्फ और सिंपल एक स्वीट ड्रिंक रह जाता है, उसमें कुछ भी गैस नहीं होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी को ही हेनरीज ने एक लॉ बनाया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ओके। ओके, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस लिक्विड पे क्या करेंगे, एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड, ओके, कि इस गैस के कितना मोल फ्रैक्शन जो है इस लिक्विड में प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो P यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं KH इंटू एक्स। इस KH को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हेनरीज लॉ, इसको अच्छे से पढ़ लेना। किस तरीके से KH जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये भी पढ़ लेना, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे KH की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में वो कम होती जाती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स में बताया, हेनरीज लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी दो लिक्विड जो है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड जो है इस तरीके से कंटेनर में बंद है तो क्या होगा, लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे, है ना। लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इसका मतलब क्या है, जिस रेट पे वेपर बन रहा है उसी रेट से क्या बन रहे हैं, वापस से लिक्विड भी बन रहा है। तो जब एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है उस केस में जो ये लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स हैं, ओके, ये वेपर्स जो है इस लिक्विड पे जितना प्रेशर डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है।
जो ये क्या कर रहे हैं, ये जो वेपर्स हैं, लिक्विड की जो वेपर्स हैं, ये लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर डालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। याद रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे हम, इसको टेम्परेचर को भी फिक्स कर देंगे। तब जो ये जो लिक्विड के जो वेपर्स हैं जो इस पर प्रेशर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, सो वेपर प्रेशर में हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो क्या होगा, और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो क्या होगा, और उसके रिलेटेड हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा था। तो राउल्ट्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के बारे में। वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कैसा है हमारा, वोलेटाइल है। ओके, सो सपोज यहाँ पर एक बीकर है, इसमें ए लिक्विड है। ठीक है, ए लिक्विड है। अब ए लिक्विड का भी क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा। सपोज ए लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए है। ठीक है, वैसे एक दूसरा लिक्विड है बी लिक्विड, इसके वेपर भी कुछ प्रेशर लगाएंगे जो है पी नॉट बी। ठीक है, प्योर फॉर्म में ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है, प्योर फॉर्म में जो बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी है। अब इन दोनों को हम क्या बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए ए बी। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, ए के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और बी के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज ये बड़े वाले ए के हैं और ये छोटे वाले बी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दोनों के दोनों क्योंकि वोलेटाइल है तो दोनों का क्या बनेगा, यहाँ पर वेपर बनेगा। कुछ बी के प्रेशर रहेंगे, कुछ ए के भी वेपर्स रहेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा, सपोज इसमें ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए है और बी का जो वेपर प्रेशर है वो पी बी है। किस केस में, सॉल्यूशन के केस में। जब ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बना देते हैं तब उस केस में ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए है और बी का वेपर प्रेशर क्या है, पी बी है। तो हेनरीज लॉ से क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल्स टू होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको जीटा ए जीटा बी भी बोलते हैं, वो डजेंट मैटर। सो इस और जो टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। ठीक है, सो दिस इज द राउल्ट्स लॉ, हमने पढ़ा है ये, इसको फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। ये कौन सा केस है, जब हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल है। पर अगर हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है तो क्या होगा, सपोज ये ए हमारा लिक्विड है। ठीक है, इसका जो प्योर ए है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। अब बी जो है क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब कोई ऐसा सॉलिड है जो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये इवोपोरेट नहीं होता। अब इन दोनों को मिला दिया आपने तो उसमें ई के भी, ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे। पर ये जो बी के पार्टिकल हैं ये तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, बट ए के जो हैं वो वेपर में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। और उस केस में इस सॉल्यूशन का, सपोज इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर पी ए है, सो टोटल इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर ही होगा, क्योंकि बी के जो है वो तो वेपर प्रेजेंट ही नहीं है। सो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा, इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, तो पी ए कितना इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सो ये वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है,
उसके डिफरेंस क्या होता है और क्यों किसी को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, क्यों किसी को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ना, ये दोनों लॉ को वो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन वो भी होते हैं, सपोज आप ए और बी को जब मिक्स करते हो ना, ए और बी को मिक्स करोगे तो कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। आइडियल सोल्यूशन के केस में वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। सपोज आपने 10 ml ए का लिया है और 20 ml बी का लिया है, सो आप दोनों को मिला के जब सोल्यूशन बनाएंगे तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 ml इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा, ये 30 ml से या तो कम होगा या 30 ml से ज़्यादा होगा। इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, सो जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं दे फॉलो द राउल्ट्स लॉ, और क्या होता है उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता मिक्सिंग करने के बाद। सो डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाता है, ज़ीरो। कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, हीट इवॉल्व नहीं होता। सो डेल एच मिक्सिंग भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ मैं बना देती हूँ, सपोज ये ए है ना, ये ए है। सो जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बिटवीन ए बोल सकते हैं। ए के बीच जितना इंटरमॉलिक्यूल इंटरेक्शन है और बी के बीच जितना इंटरमॉलिक्यूल इंटरेक्शन है उतना ही ए और बी के बीच भी होगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि ये ए है, ये बी लिक्विड है और ये ए बी लिक्विड है। ए बी लिक्विड मतलब ए और बी को मिला के हमने सॉल्यूशन बना दिया। इतना क्लियर हुआ, दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। प्योर ए है ये, प्योर बी है ये, और ये क्या है, सॉल्यूशन है ए और बी का। ठीक है, तो जितना इंटरेक्शन ए के बीच होगा वही इंटरेक्शन बी के बीच होगा, वही इंटरेक्शन ए बी के बीच भी होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी केस में क्या होता है, बराबर होता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या केस है, डेल वी मिक्सिंग ज़ीरो होता है, डेल एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है, इंटरेक्शन जो है ए मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन है, बी के बीच जो इंटरेक्शन है और ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द आइडियल सोल्यूशन। तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल से। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। जो डेल वी मिक्सिंग है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल एच मिक्सिंग भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दे विल नॉट फॉलो द राउल्स लॉ। और क्या होगा, ये जो इंटरेक्शन है ए के बीच जो इंटरेक्शन है, बी के इंटरेक्शन है, वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। तो दैट इज़ अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं टुवर्ड्स द राउल्स लॉ, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं विच शोज द नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स द राउल्स लॉ। ओके, दे शो सम सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स द राउल्स लॉ और सम शो नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स द राउल्स लॉ। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो डेल वी मिक्सिंग होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेल वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सपोज हमने 10 ml ए लिया। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था, वो वीडियो आप लोग अच्छे से देखेंगे फिर से। अगर आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। डेल वी मिक्सिंग मतलब अगर ए जो है वो 10 ml था, बी जो है वो 20 ml था, बट जब आपने इसका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन सपोज 31 ml का हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो डेल वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव रहता है, जबकि इस केस में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि
नेगेटिव डेविएशन के केस में अगर ये 10 ml है, ये 20 ml है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा हो सकता है कि वो 28 ml का बने, है ना। बनना कितने चाहिए, 30 ml का, तब वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम मिल रहा है सोल्यूशन का, जबकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में ज़्यादा मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस केस में डेल एच मिक्सिंग जो होता है, ठीक है, डेल एच मिक्सिंग इस केस में जो है वो पॉजिटिव है, और इस केस में डेल एच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब क्या समझ रहे हैं, डेल एच मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व हो रही है मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। और ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक, तो जो सिस्टम है इस केस में एंडोथर्मिक होता है और इस केस में एक्सोथर्मिक होगा। तो ये याद रखना है कि कौन से केस में एंडोथर्मिक होता है और कौन से केस में एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि ये जो डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में नेगेटिव आ रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि जो ए के बीच इंटरेक्शन है, जो बी के बीच इंटरेक्शन है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ए के बीच जो इंटरेक्शन है बी के बीच है वो वीक है, जबकि ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से जो है वॉल्यूम का कम या ज़्यादा होना होता है। क्यों, देख लो एक बार। वैसे तो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है। यहाँ पर क्या है, ए के बीच जो है इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब ए एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। बट जब उनको मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनका जो इंटरेक्शन है वो कम है। तो ये क्या, उनकी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंबाइन करके मतलब होल्ड करके नहीं रखें, इसलिए ये थोड़े दूर दूर रहते हैं। ये दूर दूर रहते हैं, इस वजह से वॉल्यूम में क्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अभी ये देखो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक दूसरे के काफ़ी करीब है। बट जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ए और बी का जो सॉल्यूशन बनता है, यहाँ पर क्योंकि पास पास हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं, तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। इस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन से केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है ए बी के बीच में वो ज़्यादा नहीं होता, तो ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि इस केस में देखो ए इंटरेक्शन कम है, बी इंटरेक्शन कम है, मतलब ये पहले क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। बट ए बी जो इंटरेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, मतलब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये इंटरेक्शन नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसको देखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्शन किस तरीके से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देख के समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और रह जाती है कि पॉजिटिव डेविएशन अगर कोई सॉल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करता है। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वो मैक्सिमम एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने एजियोट्रॉप सॉल्यूशन पढ़ा होगा। एजियोट्रॉप मतलब दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते, दो सब्सटेंस को या दो लिक्विड्स को हम जब मिक्स करते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते और उनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है।
ये पढ़े थे हम एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप में हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ये शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जबकि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं ये एजियोट्रॉप्स वाले, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है कैसे हो रहा है। ओके, सो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ओनली डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के मोल पे या सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे ही ये क्या करती है, डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो और फिर क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो इन सब के रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद मैंने एक पढ़ाया था वेंट हॉफ फैक्टर, है ना। वो क्यों पिक्चर में आया वेंट हॉफ फैक्टर, क्योंकि हमने जितना भी पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे थे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया। तो ये जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ये हमने पढ़ी थी उस रिस्पेक्ट में कि जो हमारे सब्सटेंस हैं दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो आयनाइज नहीं होते हैं। पर क्या होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे और उसका हमको क्या निकालना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, तो क्या होगा, तो हम उसमें एक वेंट ऑफ फैक्टर आई लगा देते थे, याद है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाते थे, तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसको याद रखेंगे आप लोग। और उसको पढ़ते हुए जब भी अगर आपको कोई डाउट आता है, RLVP ये सबसे आप पढ़ेंगे, है ना, सबके न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे टेस्ट में, तो इन सब के न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब भी पढ़ेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं उसको आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू।